मेरा नाम डॉक्टर खान है। जैसे कि आप मेरे वीडियो अब तक देखते हैं, आपको बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक दी हैं। तो ऐसे ही वापस से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपके सामने, वो एक अंगूठे का पेन, थंब पेन। पर्टिकुलर ये जगह पे पेन होता है पेशेंट को, ये जगह पे, ये हमें उसके रिगार्डिंग में कुछ बात करने वाला हूँ एक्चुअली। आखिर ये पेन है क्या, यहाँ पेन क्यों होता है, इसके बारे में बताऊंगा। इसकी संरचना क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मैं अंगूठे के दर्द के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, एक्चुअली एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम बोलते हैं, जिसको हम लोग DQS, डी कर्वेन सिंड्रोम, या डी कर्वेन टेनोसाइनोविटिस। टेनोसाइनोविटिस का मतलब क्या होता है कि जो टेंडन रहता है हमारा, यहाँ पर 2 टेंडन रहते हैं एक्चुअली, मैं बताऊंगा उसके बारे में कौन सा टेंडन, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आने की वजह से यहाँ पर सीवियर पेन होता है पेशेंट को। कोई सी भी एक्टिविटी अगर पेशेंट जैसा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो ये बीमारी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। जो डी कर्वेन टेनोसाइनोविटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस बीमारी को अंगूठे के पेन की वजह से, वो है क्या क्या होता है, ऐसा समझिए जैसे कि कोई एक रबड़ है, उसके अंदर 2 पाइप मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, ये 2 पाइप हैं और इसके अंदर एक संरचना इस तरीके की। नॉर्मली क्या होता है, ये टेंडन है इस तरीके से मूव करता है इसके अंदर। ठीक है, किसी भी वजह से ये बैंड जो है, अगर ये वाला बैंड अगर टाइट हो जाएगा तो अंगूठे के मूवमेंट को एक्टिविटी करने के लिए उसमें पेन होता है टाइटनेस की वजह से, जिसको डी कर्वेन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें 2 मसल्स मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं, APL और EPB, यानी कि एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये 2 टेंडन रहते हैं एक्चुअली, जो एक संरचना के बीच में से 2 टेंडन पास होते हैं। किसी भी वजह से, कोई भी ओवर एक्टिविटी की वजह से, रॉन्ग मसाज की वजह से, कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी किया जिसकी वजह से उसमें पेन आए, तान पड़ गए, स्प्रेन आ गया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर पेन क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको ये वाली बात बताना चाहता हूँ कि भाई ये किन किन लोगों का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों को हैमरिंग का काम रहता है, हथौड़ा जिनको ठोकने का रहता है, कारपेंटर जिनको बोलते हैं, उनको रहता है। जो लोग कीपैड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखिए कीपैड में भी देखिए इस तरीके के थंब का यूज, मतलब जहाँ पर एक्सटेंशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, अंगूठा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा, वहाँ पर ओवर यूज टेंडन का बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आपका टेंडन खराब या स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पर ये बीमारी होती है। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे कि बच्चे को, जब छोटा बच्चा जैसे रहता है जिसका अभी जस्ट डिलीवरी हुआ है, 1-2 महीने का हल्का बच्चा, तो माँ अक्सर क्या करती है, इस तरीके से बच्चे को लेती है। देखिए इस तरीके से ऐसे करके बच्चे को लेती हैं, तो उन माओं के अंदर भी ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखी गई है। ठीक है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखिए उसमें भी देखिए एक्सटेंशन आ रहा है, ये वाली एक्टिविटी। जो लोग मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। किसी भी तरीके से रॉन्ग एक्सरसाइज करने से, कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी करने से जहाँ पर तान पड़ता है वहाँ पर ये होता है प्रॉब्लम। मोस्टली लेडीज लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है जेंट्स की कंपेयर में। ठीक है, अच्छा, अब आपको मान लो ये बीमारी हो गई, तो आप घर पे इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये डी कर्वेन टेनोसाइनोविटिस है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर, जिन्होंने इसके बारे में थोड़ी सी खोज की, थोड़ा सा इसका इन्वेस्टिगेशन बताया, इसकी जांच की, इसका एक टेस्ट का नाम दिया जिनको फिंकलेस्टीन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिंकलिन टेस्ट। उसमें क्या रहता है, आप खुद अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथ को इस तरीके से लेना है, अंगूठे को अंदर की तरफ डालना है, मुट्ठी को इस तरीके से बंद करना है। ठीक है, तो जब मुट्ठी बंद करने के बाद में जब आप अपना हाथ इस तरीके से लेना चाहेंगे, जैसे ही आप आपके हाथ को यहाँ पर ये मूवमेंट में करना चाहेंगे इस तरीके से,
तो यहाँ वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे सीवियर पेन होता है। तो इसी सीवियर पेन को जहाँ पर टेंडन 2 पास होते हैं रेटिकुलम के अंदर, एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर जहाँ से स्ट्रक्चर पास होते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन जब रहेगा तो यहाँ आपको पेन होगा, जिसको डी कन्वेंट सिंड्रोम बोलते हैं। और फ्रैंकलिन टेस्ट इस पर्टिकुलर टेस्ट को हम लोग बोलते हैं। अब हम फटाफट इसके ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है ट्रीटमेंट पेशेंट के पेन की सीवियरिटी के ऊपर, ठीक है। किसी किसी को पेन थोड़ा रहता है, जब कोई काम करते हैं तब पेन होता है, ठीक है। कोई फिजिकल एक्टिविटी किए, कोई काम किया, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से मतलब टाइम पे काम करने पे पेन हो रहा है, रेस्टिंग पोजीशन पे पेन नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट का एक अलग पार्ट हो जाता है। हाँ, कुछ पेशेंटों में जो पेन रहता है वो इतना ज़्यादा रहता है, चाहे वो रेस्टिंग मोड पे हो चाहे वो एक्टिव मोड पे हो, किसी भी मोड पे अगर वो रहते हैं तो उनको सीवियर कंटिन्यू पेन रहता है। तो मैं अभी फिलहाल सीवियर वाले पेन की बात करता हूँ। अगर जिस पेशेंट को भी अगर पेन है सीवियर, बहुत पेन है, किसी भी मोड में उसको जो है चैन नहीं है, तो उस केस के अंदर पेशेंट को प्योरली ना रेस्ट करना चाहिए 2 से 3 हफ्ते के लिए। बहुत से ऑर्थोपेडिक सर्जन इसको डायरेक्ट, क्योंकि स्प्लिंट बहुत से लोग निकाल देते हैं बार बार और लगाते हैं तो एक्टिविटी होने लगती है, और रॉन्ग मूवमेंट भी कभी कभी कर लेते हैं, तो कभी कभी इसको एक कास्ट भी लगा देते हैं ताकि ये टेंडन पूरी तरीके से रेस्ट में रहे, ठीक है। ये तो सीवियर केस की बात होगी जिसमें हम लोग रेस्ट प्योरली देते हैं। अब वो वाले पेशेंटों की बात करता हूँ जिनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने पे पेन होता है। नॉर्मली भी पेन रहता है लेकिन उस लेवल पे नहीं रहता है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या ट्रीटमेंट है, आपको आइस लगानी है ये वाले एरिया के अंदर, प्योरली पूरे इस एरिया के अंदर आपको आइस पैक लगाना है। दिन में 3 से 4 बार लगाना है। स्प्लिंट भी आप लोग टेंडन को रेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्पेशल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इस केस में नहीं करते हैं, वो याद रखिएगा, क्योंकि टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड क्यों करेंगे। स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड जो लोग बहुत से डॉक्टर लोग जो स्ट्रेंथनिंग इसमें एक्सरसाइज प्रोवाइड जो बताते हैं कि इसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करो, तो मेरे हिसाब से वो एक्सरसाइज करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर जब पेशेंट इसके रिगार्डिंग जब आते हैं तो हम लोग उनको अच्छे थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कि कुछ थेरेपी में अल्ट्रासोनिक थेरेपी, टेंस थेरेपी, मसाज थेरेपी और कुछ स्पेशल एक्सरसाइज हम पेशेंटों को इसके बारे में बताते हैं। तो कुछ केस के अंदर हम लोग इसमें एक्यूपंक्चर भी करते हैं, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो याद रखिए, एक्सरसाइज उस केस में बिल्कुल नहीं करनी है जिस केस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर पेन की ग्रेड 10 से उतर के 4 पर अगर आ गई है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटी करने पे ही उसको पेन है, वैसे पेन जो है कम है, तो उस केस के अंदर हम लोग जेंटल एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज कुछ बताता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको अंगूठे को इस तरीके से अंदर करना है, बाहर करना है, इस तरीके से लाइट अंदर बाहर। इसके बाद में अप डाउन, ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद में क्या है, आपको और कुछ पर्टिकुलर जगह का जो मसाज थेरेपी जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस थंब को इस तरीके से ऊपर करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर आपको देखो कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखिए, जब मैं थंब को ऐसे ऊपर कर रहा हूँ तो ये मसल्स आपको दिख रही है। एक्चुअली एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर रहता है। तो याद रखिए, आपका जहाँ पर पेन है वहाँ तो ट्रीटमेंट करना है, इसके साथ एसोसिएटेड पूरे आर्म को आप छू के देखिए, तो पर्टिकुलर आपको ये जगह पे और ये जगह पे भी आपको थोड़ा सा टेंडरनेस पेन रहेगा। तो ये कुछ मोटर पॉइंट्स हैं, ये कुछ टेंडर पॉइंट हैं जो आपको मसाज करनी है, जिसकी वजह से आपको और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये कोहनी के अंदर वाले एरिया के अंदर यहाँ पर मसाज करनी है आपको। देखिए ये वाले एरिया के अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ। ये छोटी फिंगर है, छोटी फिंगर से जस्ट यहाँ अंदर की तरफ इसको मसाज करना है।
और यहाँ पर जो छोटी वाली जो अपनी हड्डी दिख रही है, इससे 4 फिंगर ऊपर यहाँ पर ये वाले भी मसल्स को आपको जो है थोड़ा सा कोई भी खोपरे का तेल लेके यहाँ पर इसको बहुत हल्के हल्के से इसको मसाज करनी है। ये मसाज करने से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, कुछ थंब की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रहती है। आइसोमेट्रिक का मतलब क्या है कि हम मसल्स को ऊपर भी खींच रहे हैं और वहाँ पर होल्ड भी करके रख रहे हैं। तो देखिए, या तो आप टेबल पे रख के एक्सरसाइज कीजिए या इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, टेबल पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, अंगूठे को तो बाहर निकलना है लेकिन फिंगर से रोक के रखना है, इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। ये देखिए, मैं इसको बाहर भी कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना तो पेन बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, इसको इस तरीके से बाहर भी करना है और ये फिंगर से रेजिस्टेंस भी करना है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही सेम टू सेम बाहर की तरफ का मूवमेंट करना है इस तरीके। आप चाहें तो एक रबड़ बैंड ले सकते हैं, जो चोटी में बांधने वाला जो रबर बैंड रहता है, या किसी भी पेपर में हम लोग जो इसको रोल करने वाले में किसी भी पेपर में हम लोग जो लगाते हैं रबर बैंड जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या करना है, यहाँ पर रखना है और देखिए इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से ये फोरआर्म की मसल्स को थोड़ा सा जो है रिलैक्स करने की, जैसे मैंने मसाज बताया था वो मसाज भी करना है। आपको एक हैमर लेना है इस तरीके से, और हैमरिंग एक्सरसाइज भी इसमें काफ़ी कारगर होती है। ठीक है, अब मैं तो आपको थोड़ा सा 3-4 एक्यूप्रेशर के पॉइंट और बता देता हूँ, इसमें आपका थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगा। तो 4 बहुत बढ़िया बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये रिस्ट को ना आप 3 जगह डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3, या यहाँ से 1 2 3 बोलो या यहाँ से 1 2 3 बोलो। तो देखिए, छोटी वाली फिंगर के जस्ट कॉर्नर पे, छोटी वाली फिंगर के जस्ट कॉर्नर पे ये एक टेंडर पॉइंट है, यहाँ पर आपको हल्का हल्का मसाज करना है, एक्यूप्रेशर देना है मतलब। ठीक है, इस तरीके से लाइट इस एक अंगूठे के जस्ट यहाँ पर नीचे, ये देखिए ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, ये वाला अंगूठे के जस्ट नीचे, यहाँ पर भी इसको एक्यूप्रेशर का पॉइंट देना है, और इन दोनों के बीच का एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर भी हम लोग जो एक्यूप्रेशर दिलाते हैं इसमें, लेकिन ये डी कर्विन टेनोसाइटिस का एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है दोनों बाजू के। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक और पॉइंट रहता है जो अपर लिम्ब की किसी भी, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो नेक पेन हो, चाहे शोल्डर पेन हो, एल्बो पेन है, कोई भी, सबका एक रामबाण एक एक्यूप्रेशर पॉइंट और रहता है, तो उसमें आप वो भी ऐड कर सकते हो। आप क्या कीजिएगा, अंगूठे को और फिंगर को ना आपस में सबसे पहले ऐसे करके मिलाइए। मिलाया तो देखो आपको एक लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर लाइन जहाँ पर यहाँ खत्म होती है, इसको LI4 बोलते हैं हम लोग, ये वाले। तो ये वाले पॉइंट को भी हम लोग जो है एक्यूप्रेशर, ये वाले पॉइंट को भी थोड़ा थोड़ा एक्यूप्रेशर देने से काफ़ी पेशेंट को राहत मिलती है। और थोड़ा सा थंब की मसल्स को भी मसाज कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है पेशेंट को। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का, एक्यूप्रेशर का, एक्यूपंक्चर का। मान लीजिए अगर ये सब कुछ करने पे भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, तो फिर उसमें भी 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक इंजेक्टेबल थेरेपी, स्टीरॉयड थेरेपी, और एक सर्जिकल। अगर स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया और पेशेंट को अगर रिलीफ अगर हो जाता है, तो फिर वो ऑपरेटिव प्रोसीजर पे नहीं जाते हैं। लेकिन किसी किसी केस के अंदर ऐसा होता है, जो फ्लेक्सर रेटिकुलम का जो बैंड है वो इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन देने के बावजूद भी उसमें रिलीफ नहीं मिलता है, तो उस केस के अंदर फिर फाइनली सर्जरी करनी पड़ती है। मोस्टली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी केस के अंदर, लेकिन अगर सारी ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर पेशेंट को अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर फाइनली सर्जरी का ऑप्शन कर सकते हैं। तो वो किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप बीमारी के बारे में पहले समझिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि अगर बीमारी के बारे में अगर आपको मालूम ही नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सिर्फ डॉक्टर के पास जाके पेन किलर का इंजेक्शन लेना, टाइम पास करना, उससे क्या होता है, बीमारी और थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती जाती है। इसलिए एक्सपर्ट की ज़रूर सलाह लें, एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाएं।
अगर सही जगह पे सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो उसका इलाज जल्दी हो जाता है, नहीं तो डिले होने से फाइनली सर्जरी होती है। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ में इंशाल्लाह ज़रूर आपके सामने मैं शामिल होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपके किसी भी रिश्तेदार को शेयर कीजिए और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।